अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि हम किन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। We'll start by studying the strategies. We will use नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब देखो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर पाते। और हम कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं? हम लोग पावर के लिए, एनर्जी के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए वी यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स, वी यूज़ हाइड्रो पावर प्लांट्स। सो थर्मल पावर प्लांट्स से क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में CO2 और मीथेन जैसी गैसेस या फिर आप ये बोल सकते हैं फ्लाई एशेज़ वगैरह क्रिएट करते हैं जो कि वाटर को और एयर को पोल्यूट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जो वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो ये वाटर का फ्लो जो है रोक देते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज़ करने की बजाय थर्मल पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज़ ना करके वी शुड यूज़ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लीन भी हैं और ग्रीनर भी हैं और क्लीनर भी हैं। क्लीनर का मतलब है कि साफ़ सुथरी होती हैं ये चीज़ें, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी, और ग्रीनर भी यही है कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगी। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थर्मल और हाइड्रो को इन दो चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव अब इंडिया में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वुड यूज़ करते हैं, हम लोग काऊ डंग यूज़ करते हैं, हम लोग बायोमास यूज़ करते हैं हमारे एनर्जी के लिए, जो विलेजेस वगैरह होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों से क्या होगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी होता है, यानी कि हमें पेड़ों को काटना पड़ता है फॉर वुड। इन चीज़ों को यूज़ ना करके हमको क्या यूज़ करना चाहिए, LPG यूज़ करना चाहिए और गोबर गैस यूज़ करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि LPG क्या है कि LPG आपको खाना बनाने में हेल्प करेगा, LPG। और साथ ही साथ LPG जो है वो एक क्लीन फ्यूल है, यानी कि इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन वो क्रिएट नहीं करेगा जितना वुड, काऊ डंग और बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। गोबर गैस क्या होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जो काऊ डंग होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उस काऊ डंग को एक जगह, एक पिट में रखते हैं और वहाँ से उसको ट्रीट करते हैं। अब उसके ट्रीटमेंट से जो गैस बनती है उसको हम बोलते हैं गोबर गैस। इस गोबर गैस को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे घरों में खाना बनाने के लिए। ठीक है, और जो गोबर गैस का जो गैस तो बन गई, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट तो रहेगा, जो रिमेन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्लरी। ठीक है, जो काऊ डंग का जो रिमेन्स होंगे, जो भी वेस्ट होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लरी। इस स्लरी को हम एक एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो लैंड में या फिर जो हमारे फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये स्लरी भी हमारे काम आ जाएगी, और जो गोबर गैस है वो भी हमारे काम आ जाएगी, साथ ही साथ इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होगा। Then we have next strategy. CNG इन अर्बन एरियाज। सो CNG का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो हम क्या करते हैं कि CNG जो अर्बन एरियाज़ में, आपको पता है जैसे कि अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ होती हैं जैसे कि दिल्ली, ऐसी जगह पे हमें CNG कार्स और व्हीकल्स में यूज़ करने चाहिए। अब दिल्ली जैसी सिटी में जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पर CNG का यूज़ किया गया, और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत कम हो चुका है अब CNG के यूज़ से। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच वी हैव इज़ विंड पावर। विंड पावर हम देखो, जहाँ पे जिन एरियाज़ में विंड की स्पीड बहुत हाई है, जिन एरियाज़ में विंड की स्पीड बहुत ही हाई है, उन एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग विंड मिल्स लगा सकते हैं। हम जो स्ट्रक्चर लगाते हैं उसको बोलते हैं विंड मिल्स। हम विंड मिल्स लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि एयर होती है, एयर से जब एयर फ्लो करेगी, विंड फ्लो करेगी, तो विंड मिल में मूवमेंट आएगी, उस मूवमेंट से एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, विंड मिल्स में मूवमेंट से एनर्जी क्रिएट होगी, और इस तरह से हम लोग पावर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या होगा, विंड मिल्स को सेटअप करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, हाई एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस बहुत ही हाई होते हैं, लेकिन अगर आप सही जगह पे इनको सेटअप करेंगे तो इनका बहुत अच्छे से यूज़ होगा, और साथ ही साथ जो कॉस्ट आप लगाएंगे वो कॉस्ट आपके थोड़े टाइम के बाद जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब्जॉर्ब हो जाएगी का मतलब हुआ कि आप धीरे धीरे उस कॉस्ट को, मतलब विंड मिल लगाने का आपको सही फ़ायदा मिलेगा। और जो कॉस्ट आप इलेक्ट्रिसिटी पे लगाते हैं या फिर बाकी वे से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी कॉस्ट भी बचेगी। सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल्स। ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल्स को हम इस्टेब्लिश करेंगे और उससे हम सोलर पावर को क्रिएट करेंगे। सो फोटोवोल्टेइक सेल्स क्या हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो सोलर एनर्जी को क्रिएट करने में हमें हेल्प करते हैं। अब सोलर एनर्जी क्या होता है, ऐसे सेल्स जो हैं हम लोग हमारे रूफ्स पे, या जो हमारे घरों की या बिल्डिंग्स की जो टॉप होती है वहाँ पे इनको सेटअप कर सकते हैं। जब डायरेक्ट सनलाइट इन पे पड़ेगी, जैसे ये आपका फोटोवोल्टिक सेल है और ये सन है, जो तो सन की रेज इनके ऊपर पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, और इसको हम एज यूज़ कर सकते हैं हमारे घरों में। और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है, जैसे आपको एक होटल है, होटल वाले क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारे रूम्स होते हैं जहाँ पे गीज़र है और उनको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो लोग क्या करते हैं, सोलर गीज़र्स लगा देते हैं और सोलर यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो होटल्स वगैरह में जब उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आना होता है, लेकिन इन चीज़ों से उनका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज़ आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इनको सेटअप करने के लिए सोलर सेल्स लगवाएंगे, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ये कि आपको एक बार बस सोलर सेल्स लगवाने हैं,
एंड देन आपको फ्री सनलाइट तो मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप जो अपनी कॉस्ट है उसको बचा सकते हो। देन फिफ्थ हम देखते हैं, फिफ्थ वी हैव मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स कैसे होते हैं, जैसे माउंटेन्स में छोटे छोटे स्ट्रीम्स बने होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ बनी हुई होती हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इन प्लांट्स को सेटअप करते हैं और उन स्ट्रीम्स की जो मूवमेंट की एनर्जी है उसको हम यूज़ करके पावर बनाते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये छोटी स्ट्रीम्स से एनर्जी कम बनेगी, लेकिन जो आप छोटे छोटे विलेजेस हैं उनकी डिमांड्स को मीट करने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। आप दूसरे तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को यूज़ करने के बजाय आप मिनी हाइडल प्लांट्स को यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। आई थिंक ये फिफ्थ था, सिक्स्थ एंड देन वी हैव सेवेंथ। दिस इज सेवेंथ। अब ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस में क्या है कि इंडिया में लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरीके से वो मेडिसिन बनाएं, हेल्थ केयर कैसे करें विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स एक्सेट्रा, और ये भी कि एग्रीकल्चर कैसे करें। तो इंडिया में बहुत ही स्टार्टिंग से हम लोग ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करते आए हैं, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि हम लोग केमिकल्स पे बेस्ड हैं, हम लोग मेडिसिन्स पे बेस्ड हैं। तो जो पैक्ड मेडिसिन्स होती हैं हम लोग वो खाते हैं, और जो एग्रीकल्चर में हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस जो हैं धीरे धीरे एक्सटेंड होती जा रही हैं, बिकॉज लोगों में इन चीज़ की नॉलेज जो है वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है विद द जनरेशन्स। सो हमारा मोटिव ये है कि हम इन चीज़ों को एक्सटेंड ना होने दें। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लोगों के पास इतनी नॉलेज है, इतने सारे सिस्टम्स हैं एग्रीकल्चर के लिए और हेल्थ के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हम उसको इंडिया में बनाए रखें। सो ये हमारा मोटिव है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या करें, ठीक है, और साथ ही साथ हेल्थ केयर में क्या करें। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि पहले इरिगेशन के सिस्टम्स यूज़ होते थे, आप उन सिस्टम्स को ज़्यादा यूज़ करें। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आप ना यूज़ करें, बल्कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करें। हेल्थ केयर में आयुर्वेदिक सिस्टम्स को ज़्यादा यूज़ करें, तिब्बतन सिस्टम्स को यूज़ करें, फॉल्क सिस्टम्स को यूज़ करें, और यूनानी सिस्टम्स को यूज़ करें, ना कि केमिकल जो पैक्ड मेडिसिन आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसको कम यूज़ करें, क्योंकि उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इन चीज़ों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते आपकी बॉडी पे या आपकी हेल्थ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और स्ट्रैटेजी ये है, 8th नंबर, अब हमारा आता है बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग के हम मतलब से समझते हैं। बायो कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि हम वेस्ट को एक कंपोस्ट में रखें जहाँ पे वो वेस्ट खुद ब खुद ट्रीट होता जाएगा। खुद कैसे ट्रीट होगा, उसमें जो इंसेक्ट्स होंगे वगैरह वगैरह उनको ट्रीट करेंगे वेस्ट को, और कहीं ना कहीं उसको भी यूज़फुल बना देंगे हम ह्यूमंस के लिए या प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम क्यों करें। अब जैसे कि हम लोग फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं आजकल, उन फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि आपके जो लैंड है, आपके प्लांट्स हैं,
वो सब कंटामिनेट हो रहे हैं और साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर में भी जा रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर में जब जाएंगे तो जो ग्राउंड में जो पानी है वो कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रहा है, उसको आप कई चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते और पीने के लिए तो आप उस पानी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा मोटिव ये है कि हम बायो कंपोस्टिंग करें और हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ ना करें। तो बायो कंपोस्टिंग में हम लोग पेस्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अर्थवॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये कंपोस्ट बनाया, इसमें आपने सारा का सारा जो है वेस्ट डाल दिया और साथ ही साथ हमने इनमें अर्थवॉर्म्स को रख दिया यहाँ पे इस गार्बेज में या इस वेस्ट में, ताकि अर्थवॉर्म्स क्या करें, इन वेस्ट को यूज़फुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकें। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जो कि प्लांट्स और ह्यूमंस का वेस्ट होता है, ना कि प्लास्टिक जैसी चीज़ें, प्लांट्स एंड ह्यूमन का वेस्ट को ये कंपोस्ट में बदल देता है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो पेस्ट वगैरह, अर्थवॉर्म्स वगैरह, ये चीज़ें ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदल देती हैं और इससे कंटामिनेशन भी नहीं हो पाता और जो वेस्ट की क्वांटिटी होती है एनवायरनमेंट में वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। वेस्ट की क्वांटिटी कम हो गई और अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट आपका कंपोस्ट में बन जाएगा तो इसका मतलब आपको वेस्ट फेंकना नहीं पड़ेगा, आपको उस वेस्ट को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप उसको। देन 9th स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये आया था हमारा बायो कंपोस्टिंग, ये है बायो पेस्ट कंट्रोल। बायो पेस्ट कंट्रोल देखते हैं। बायो पेस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि हम सेम रीज़न देखते हैं कि आपकी एयर, वाटर, लैंड सब कुछ कंटामिनेशन हो रहा है, आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है। तो हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को यूज़ करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चीज़ इसमें यह आती है कि आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें अपने फर्टिलाइज़र्स के लिए या फिर अपने पल्सेस को बचाने के लिए। हम लोग नीम लीव्स का यूज़ करते हैं जैसे कि, तो आप सबसे पहले प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। सेकेंड स्ट्रैटेजी इसके अंदर ये आती है कि आप मिक्स क्रॉपिंग करो या फिर क्रॉप रोटेशन करो, मतलब कि आप एक लैंड पे तरह तरह की क्रॉप्स उगाओ ताकि उस लैंड के सारे मिनरल्स जो हैं वो क्रॉप यूज़ कर सके और कोई भी मिनरल उस सॉइल का या उस लैंड का वेस्ट ना जाए। तो आप ये देखिए, जैसे कि आपका ये लैंड है, इस तरफ आप एक क्रॉप उगा रहे हैं एंड इस तरफ आप एक क्रॉप उगा रहे हैं, या फिर आप डिफरेंट सीजन्स कर सकते हैं। एक सीज़न में आप एक क्रॉप उगा रहे हैं, नेक्स्ट सीज़न में आप दूसरी क्रॉप उगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मिक्स क्रॉपिंग करोगे तो लैंड के सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे, सारे के सारे रिसोर्स मिनरल्स यूज़ होंगे। थर्ड स्ट्रैटेजी आती है बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स। बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल और वो इंसेक्ट्स जो पेस्ट वगैरह पे या फिर जो जैसे कि रैट्स होते हैं, इन चीज़ों पे फीड करें। जैसे आप कई तरह के एनिमल्स होंगे जो रैट्स पे फीड करेंगे, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जैसे पिकॉक्स होती हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है, आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लैंड का सही तरीके से यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करोगे, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करोगे। सो इससे आपकी स्ट्रैटेजीज फिनिश होती हैं और ये आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, हमने इन्वायरमेंट का मतलब देखा, हमने इन्वायरमेंट का मीनिंग देखा, उसके बाद हमने कुछ
एनवायरनमेंट में रीजंस देखे कि इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, उनके कॉजेज़ देखे, उनके रीजंस देखे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा, उसका मीनिंग समझा, और फिर हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाएं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में हो पाए। सो इससे आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।